Powered by i10। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज बात करेंगे भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट्स की जो लिस्ट जारी की उसे वापस क्यों लिया और संशोधन के बाद क्या हुआ, क्या बवाल कटा। फिर जिक्र होगा कोलकाता रेप और मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय का कि वो उस रात 3 बजे वापस मेडिकल कॉलेज क्यों आया था, आरोपी ने पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या सच बताया। और भले ही आप कत्ल के आरोपी हों, रसूख वाले हों, नेता हों या अभिनेता, तो सलाखों के पीछे भी आपका वीआईपी ट्रीटमेंट जारी रहता है। इसका एक सबूत देखेंगे, एक मुख्यमंत्री के बयान और एक पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीति से संन्यास की अटकलों पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले बात दिन की बड़ी खबरों पर। 26 अगस्त की सुबह भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 90 में से 44 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। इसमें तीनों ही चरणों की कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नाम शामिल थे। इधर लिस्ट आई, उधर टीवी पर खबर चली और 1 घंटे में दूसरी खबर आ गई कि भाजपा ने लिस्ट वापस ले ली है। कुछ देर बाद संशोधित लिस्ट जारी की गई, लेकिन तब तक स्पष्ट हो चुका था कि टिकटों को लेकर जम्मू कश्मीर भाजपा में संशय है। जम्मू भाजपा मुख्यालय के बाहर से आई तस्वीरों ने इस अटकल को बल दिया। थोड़ा पीछे चलते हैं। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार विधानसभा चुनाव 10 साल पहले 2014 में हुए थे। तब राज्य में 87 विधानसभा सीटें हुआ करती थीं। इनमें से 83 सीटें जम्मू कश्मीर की थीं और 4 लद्दाख की। कार्यकाल 6 बरस का होता था। चुनाव में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने सबसे ज़्यादा 28 सीटें जीती और भाजपा ने 25। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 पर और कांग्रेस 12 सीटों पर सिमटी। ये तो हो गई पिछले चुनाव की बात। अब ये 4 पार्टियां 2024 के चुनाव में भी दावेदार हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि किसी भी एक पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला था और नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस भी मिलकर उस मैजिक फिगर के पार नहीं जा पा रहे थे। उन दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जानी दुश्मन हुआ करते थे राज्य की सियासत में। ऐसे में एक असंभव सा लगने वाला प्रयोग हुआ। भाजपा और पीडीपी ने साथ मिलकर सरकार बनाई और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री का पद भाजपा के पास गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद की मृत्यु के बाद कुछ महीने तक गतिरोध रहा। उसके बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री के पद की जिम्मेदारी संभाली। और फिर क्या हुआ? ये गठबंधन सरकार जून 2018 में खत्म हो गई। महबूबा ने इस्तीफा दिया। राज्य में विधानसभा चुनाव उसके बाद नहीं हुए और 1 साल बाद अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का जो धारा 370 को निष्प्रभावी करके जो बहुत सारी अलग से रियायतें, सहूलियतें या विशेष दर्जा मिला था, उन्हें खत्म कर दिया गया। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश। फ़र्क ये था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा रखी गई और लद्दाख में नहीं। पर तब से ही लगातार ये सवाल पूछा जाता रहा है कि आखिर चुनाव होंगे कब, और सरकार का जवाब था ये। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। चुनाव कराने के लिए 6 मार्च 2020 को परसीमन आयोग का गठन किया गया। 5 मई 2022 को आयोग ने रिपोर्ट पेश की। इसके बाद जम्मू कश्मीर की 83 सीटों में 7 सीटें बढ़ गई, यानी अब हुई कुल 90 सीटें। जम्मू में 6 सीटें बढ़ी, कुल सीटें हुई 43। कश्मीर में 1 सीट बढ़ी हुई, कुल सीटें हुई 47। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी जिनमें अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी करने के केंद्र सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने 11 दिसंबर 2023 को इस प्रकरण में फैसला दिया कि केंद्र सरकार का फैसला असंवैधानिक नहीं था। साथ ही सरकार से कहा कि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं।
हाल ही में 16 अगस्त को केंद्रीय चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और साथ में हरियाणा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान तय हुआ है, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को। हरियाणा में एक ही चरण में मतदान होगा 1 अक्टूबर को, और इनकी मतगणना दोनों राज्यों की होगी 4 अक्टूबर को। ये तो हो गया संदर्भ चुनाव का। अब वर्तमान पर फिर से आते हैं। 26 अगस्त की सुबह भाजपा ने जब 44 नामों की लिस्ट जारी की और 1 घंटे में रद्द कर दी, तो क्या सांसद जी के भाई को टिकट दिए जाने की वजह से ये लिस्ट रद्द की गई? नाराजगी क्यों आई? या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से एक एम्बार्गो जारी हुआ? क्या वजह रही रद्द होने की? बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के पत्रकार सैयद जुनैद हाशमी। भारतीय जनता पार्टी की जो पहली लिस्ट आई थी, इसमें उन्होंने दूसरे और तीसरे चरण के का जो मतदान होना है उसके लिए इन्होंने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। जो ही इन्होंने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की तो हंगामा इस बात पर हो गया कि आपने 5 मंत्री, डॉक्टर निर्मल सिंह उप मुख्यमंत्री और स्पीकर, उनको ड्रॉप कर दिया। एक और उसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर सत शर्मा सीए, उनको ड्रॉप कर दिया। चौधरी सुखनंदन पूर्व पीएचई मंत्री, उनको ड्रॉप कर दिया। उसके अलावा चौधरी सुखनंदन के अलावा 2 और लोग हैं जिनको ड्रॉप किया गया, जो सीनियर लोग हैं, और नेता बाली भगत पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, उनका टिकट भी कट गया। और उसके अलावा ये 4-5 लोग हैं जिनका टिकट कटा। एक तो ये, दूसरा जिनको टिकट दिया गया उनमें से कई लोग वो हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो कतई नहीं है लेकिन लिस्ट में थे, उस पर हंगामा हो गया। और उसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, राजेश गुप्ता, उनका नाम एक जम्मू साउथ आरसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से था, तो उनका नाम आखिरी मौके पे कट गया। और रेफ्यूजी के बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र रैना, जो संघ से आते हैं, उनका नाम डाल दिया गया। अब ये जो जम्मू साउथ और आरसपुरा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहां से पूर्व मंत्री श्याम चौधरी का नाम भी था, पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा का नाम भी था, यह जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता का नाम भी था, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारिणी अध्यक्ष श्रीमान राजेश गुप्ता का नाम भी था, और इसके अलावा भी अन्य 8 लोग थे जो कह रहे थे भाई हम ही हैं। और इसमें हमारे एक पत्रकार बंधु भी अपना नाम जो है चला रहे थे कि हम भी होंगे। अब जब उनको मैंडेट नहीं मिला और वहां पर आपने जम्मू साउथ में डॉक्टर नरेंद्र को मैंडेट दे दिया, तो बाकी लोग बोल पड़े। अच्छा, इसमें संघ के का भी बड़ा था कि संघ के भी कुछ लोग थे जिन्होंने संघ ने कहा था कि इनको आप मैंडेट दे दीजिए, ये पावरफुल हैं और ये जीत सकते हैं, उनको भी नहीं मिला। तो उसके चलते हंगामा हो गया। अब जब जबरदस्त हंगामा हो गया तो 2 घंटे के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो दूसरी और तीसरी लिस्ट, दूसरे चरण और तीसरे चरण के लिए जो लिस्ट सुबह निकाली थी, वो दोनों लिस्टें विड्रॉ की। सिर्फ पहले चरण की लिस्ट रखी है जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और कमाल देखिए, ये नहीं कहा कि गतिरोध है, ये कहा टाइपोग्राफिकल एरर है। यानी जो लिस्ट सूची बनाई गई है उसके अंदर अंग्रेजी लिखते वक्त, हिंदी लिखते वक्त जो को गड़बड़ हुई है। मैंने अंग्रेजी में भी नाम पढ़े, हिंदी में भी नाम पढ़े, आ की मात्रा से लेकर अंग्रेजी का आखिरी शब्द भी बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था, लेकिन कहा गया टाइपोग्राफिकल एरर। जो लिस्ट आई और रद्द हो गई उसमें कुछ बड़ी बातें नोटिस की गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सिंह का नाम लिस्ट में नहीं था। 2014 में वो बिलावर विधानसभा सीट जीते थे। लिस्ट में उनकी जगह सीट से सतीश शर्मा का नाम था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर कार्यकर्ताओं में रोष हुआ। इसके अलावा एक और पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का भी नाम लिस्ट में नहीं था। ये दोनों अभी जम्मू कश्मीर की राजनीति में कितना दमखम रखते हैं, इनका प्रभाव कितना है, सुनते हैं पत्रकारों से। डॉक्टर निर्मल सिंह को लेकर उनको मैंडेट नहीं है, उनको टिकट देने का, उनका टिकट काटा है बीजेपी ने। अब वो भी अपनी जगह जो है बहुत दुखी हैं, और उसकी जगह जिनको टिकट दिया है वो भी पार्टी के बड़े नेता हैं, दर्शन सिंह, उनको दिया है टिकट। लेकिन वो डॉक्टर निर्मल सिंह अपनी दावेदारी तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के स्पीकर, और अब सीधा बाहर। तो पार्टी ने उनको जरूर ये कहा था कि आपको पार्टी की कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन अब जाहिर सी बात है जो चुनावी मैदान में है वो पार्टी की जिम्मेदारी लेकर थोड़ी बैठेगा, वो भी 6 साल के बाद जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है। और दूसरा, जहां तक आपने बात की रविंद्र रैना की, तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो खुद जम्मू साउथ से लड़ना चाहते थे, लेकिन जम्मू साउथ से उनको टिकट नहीं मिला। जहां उनको कहा जा रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नौशेरा सुंदरबनी में जाकर लड़ो आप, वो नौशेरा में जाकर नहीं लड़ सकते, वो लड़ना नहीं चाहते, वो कह चुके हैं ऑलरेडी मैं लड़ना नहीं चाहता वहां पर। क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्योंकि वहां पर 2 भारी भरकम प्रत्याशी हैं। एक है वहां पर एक प्रत्याशी वहां पर हैं सुरेंद्र चौधरी,
और दूसरे प्रत्याशी वहां पर कांग्रेस के हैं। तो थोड़ा मुझे लगता है इनका भी कोई अपना गणित होगा जिसके चलते इनको लग रहा है कि वहां उनकी पोजीशन इतनी ज्यादा ठीक नहीं है। तो वो मैंडेट कहीं और से मांग रहे थे, इन्होंने दिया नहीं तो उन्होंने कहा जी मैं लड़ूंगा ही नहीं, तो वो लड़ना ही नहीं चाहते हैं। कविंदर गुप्ता का जहां तक ताल्लुक है, वो जम्मू साउथ आरएसपुरा से लड़ सकते थे, उनका टिकट पहले ही काट दिया वहां से, और उनको तो बोल भी दिया था कि आप नहीं लड़ रहे हैं। तो वो तो कंटेंशन में, मैंने आपको पहले ही बताया कि जम्मू साउथ आरएसपुरा वाली सीट के ऊपर कविंदर गुप्ता का नाम जरूर था, लेकिन वहां जो प्रबल दावेदार इस समय हैं, एक राजेश गुप्ता हैं, श्याम चौधरी हैं। श्याम चौधरी बेसिकली जम्मू कश्मीर के मीडिया के एक बहुत बड़े आदमी हैं। उनका नाम सुभाष चौधरी है, जो गुलिस्तान न्यूज और जेके चैनल चलाते हैं, उनके भाई हैं। और गुलिस्तान न्यूज जेके चैनल का एक अपना नाम और अपनी पहचान है यहाँ पर। तो उसके चलते उनकी बड़ी दावेदारी थी, पर पार्टी जो है और संगठन जो है उसने उन्होंने तय किया कि भाई हम नहीं देंगे। इन सब बातों और असंतोष के बीच भाजपा ने दोपहर तक नई लिस्ट जारी की, जिसमें सिर्फ 15 सीटों पर कैंडिडेट के नाम थे। सभी सीटें फेज 1 वाली। कश्मीर घाटी की शंगस अनंतनाग पूर्व सीट से कश्मीरी पंडित वीर सराफ को टिकट दिया गया, जो इस लिस्ट के इकलौते कश्मीरी पंडित हैं। किश्तवाड़ से शगुन परिहार को टिकट मिला, जो इस लिस्ट की इकलौती महिला उम्मीदवार हैं। अन्य जितने भी कैंडिडेट्स को अभी तक टिकट मिला है, उनके नाम इस समय आपकी स्क्रीन पर है। फेज 1 में कुल 24 सीटों पर मतदान होना है। बाकी 9 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान बाद में होगा। भाजपा ने संशोधित करके नई लिस्ट जारी कर दी, लेकिन तब तक असंतोष खुलकर सामने आ चुका था। हमने आपको शुरू में बताया, जम्मू में भाजपा मुख्यालय के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। रविंद्र रैना के खिलाफ नारेबाजी हुई। पैराशूट कैंडिडेट नहीं चाहिए के नारे लगे। हालांकि रैना का यही कहना रहा कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी नहीं है, सब परिवार की तरह है। देखिए, मेरा आप सब साथियों से ये निवेदन है कि हम सबको आपस में मिलकर, मैं सबसे बात करूंगा, सबसे बात होगी। सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी किसी प्रकार से इस प्रकार का जो है वो परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम सब मिल बैठ के बात करेंगे। सब अपनी भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता हैं, सम्मानित कार्यकर्ता हैं। बीजेपी की लिस्ट और हंगामे पर बाकी पार्टियों की तरफ से भी रिएक्शंस आई, वो भी सुनते हैं। बीजेपी को अपना हाउस जो है उसके तरफ देखना चाहिए। आज जो बीजेपी की हालत हुई, ये पहली, जैसे मैंने कहा, ये पहली बार मैंने देखा है कि बीजेपी ने अपना लिस्ट जारी करने के 10 मिनट के अंदर अंदर उस लिस्ट को डिलीट किया। आज उनके दफ्तरों में कुर्सियां तोड़ी गईं, बुरा हाल है उनके दफ्तर में। बीजेपी अपने घर को ठीक रखे, हम अपने घर के तरफ अपनी तवज्जो देंगे। ये क्या है कि मर्यादा शब्द नहीं समझते। जम्मू कश्मीर में चुनाव है और लद्दाख एक वक्त में जम्मू कश्मीर का अंग होता था, यूनियन टेरिटरी बना है, उसको स्वायत्ता देनी चाहिए यूनियन टेरिटरी। तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, और इसीलिए लद्दाख के लोगों ने आपको रिजेक्ट किया। अभी लोकसभा के चुनाव में बुरी तरीके से रिजेक्ट किया, लोकल बॉडीज के चुनाव में हुआ, आपको बुरी तरीके से रिजेक्ट किया। आपके ये काम इस तरीके की से कोई फायदा पहुंचाने वाली नहीं। बीजेपी कैंप से कुछ और भी डेवलपमेंट आए। दूसरी लिस्ट जारी करके एक और प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया। कोकरनाग से चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर, ये सुरक्षित सीट है। इसके साथ ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी आई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के नाम है। जम्मू कश्मीर में मीडिया कोऑर्डिनेशन के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह और शाजिया इल्मी को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए अन्य प्रमुख पार्टियों के कैंप में क्या तैयारी चल रही है, ये भी जान लेते हैं। कांग्रेस के नेताओं की श्रीनगर में मीटिंग चल रही है। साथ में है उनका गठबंधन सहयोगी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस। बैठक सीटों के बंटवारे को लेकर है। दोनों ही पार्टियां पहले कह चुकी हैं कि चुनाव साथ में लड़ेंगे। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी भी कह चुकी है अगर एजेंडा सेम पेज पर रहता है तो वो कांग्रेस और एनसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी भी अपनी एक लिस्ट पहले ही जारी कर चुकी है। इसमें 13 नाम थे। आम आदमी पार्टी भी इस बार जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है, उनकी भी पहली लिस्ट आ गई है। जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बने लद्दाख से भी एक बड़ी खबर आई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान किया है। जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चंगथांग।
गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट से इसकी जानकारी दी और लिखा, ये जिले गली मोहल्ले तक शासन को मजबूती देंगे ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सबके दरवाजे तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लिखा कि यह बेहतर गवर्नेंस और समृद्धि की दिशा में एक कदम है। नए जिले बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है, लेकिन चूंकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए ये अधिकार गृह मंत्रालय के पास है। यहाँ नए जिले बनने के पीछे क्या राजनीतिक या सामाजिक सोच दिख रही है, बता रहे हैं जानकार। देखिए, फिलहाल हम लोग यही समझ पा रहे हैं कि अभी लद्दाख में जो है दोबारा से 6 शेड्यूल का मूवमेंट शुरू होने जा रहा था, तो इसका लद्दाख के लीडर जो हमारे लोकल लीडर्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काफी सारे मीटिंग्स हुए, जैसे कि आपने भी देखा होगा बहुत समय से चल रही है, लेकिन एक डेडलॉक बना हुआ था, कोई समस्या इसका समाधान नहीं निकल पा रहा था क्योंकि दोनों गुट अपने अपने डिमांड्स को लेके अड़े रहे, तो इसमें से डेडलॉक नहीं निकल पा रहा था। तो इस डिमांड्स को काउंटर करने के लिए शायद हो सकता है कि इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स का क्रिएट करके हो सकता है कि एक जो मूवमेंट में है वो एक कमी आए या मूवमेंट का एक समाधान निकल जाए, ये सोच के भी सरकार ने किया होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इन्होंने इस मूवमेंट को और मजबूती देने का काम किया है, क्योंकि जो लेह कारगिल की जो समस्या थी इसको ही इन्होंने खत्म कर डाला है। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। कोलकाता रेप और मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट अरविंद ओझा की रिपोर्ट के जरिए इस टेस्ट के कुछ बड़े नतीजे सामने आए सूत्रों के हवाले से। इसमें संजय ने क्या बताया, बकौल अरविंद ओझा, 5 खास बातें जानिए। संजय ने बताया कि उस रात करीब 11:15 बजे वो एक दोस्त सौरभ के साथ आरजीकर हॉस्पिटल से निकला। रास्ते में एक जगह रुककर दोनों ने शराब पी, फिर कोलकाता के रेड लाइट एरिया सोनागाछी गया। वहाँ बात नहीं बनी तो एक दूसरे रेड लाइट एरिया चेतला गया। संजय ने बताया कि वो 2 रेड लाइट एरिया में गया लेकिन उसने सेक्स नहीं किया। इसके बाद सौरभ घर चला गया, जबकि रात करीब 3:30 बजे संजय रॉय वापस अस्पताल आया। 4थी मंजिल पर ट्रॉमा सेंटर की ऑपरेशन थिएटर में किसी चीज़ की तलाश में गया। किस चीज़ की तलाश में, ये अभी स्पष्ट नहीं है। 4थी मंजिल से संजय करीब 4 बजे तीसरे फ्लोर पर आया और यहाँ बने सेमिनार हॉल के पास कॉरिडोर में जाता दिखा। उसके गले में ब्लूटूथ लटका हुआ था। ये फुटेज सीसीटीवी में भी आई। आगे संजय रॉय ने बताया कि वो सेमिनार हॉल में गया, वहाँ पीड़िता सो रही थी। संजय ने उसका मुंह और गला दबाया, रेप किया और फिर हत्या कर वहाँ से निकल गया। इसके बाद संजय कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन में एक दोस्त के घर जाकर सो गया। अगली सुबह कोलकाता पुलिस अस्पताल पहुंची, सेमिनार हॉल के आसपास के सीसीटीवी खंगाले, इसमें दिखाई दे रहे 15 लोगों से पूछताछ की। 4 बजे के आसपास के फुटेज में संजय रॉय दिखा। इत्तेफाक संजय के दोस्त सौरभ का भाई इसी हॉस्पिटल में भर्ती था। पुलिस ने उसे सीसीटीवी दिखाया, उसने संजय रॉय की पहचान की। संजय रॉय दोपहर में हॉस्पिटल आने के रास्ते में था, तभी सौरभ को उसके भाई ने कॉल किया और बताया कि पुलिस संजय को तलाश रही है। ये बात सुनकर संजय वापस बटालियन चला गया, शराब पी और फिर सो गया। कुछ देर में वहाँ पुलिस पहुंची और उसे यहीं से उठा लिया। जब पकड़ा गया तब भी वो नशे में था। इन सब बातों के बीच एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि उस रात ऑपरेशन थिएटर के पास संजय रॉय क्या ढूंढने गया था या किसे ढूंढने गया था। ये सारे दावे इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के आधार पर किए गए हैं। अभी आधिकारिक तौर पर इस पॉलीग्राफ टेस्ट के नतीजे सामने नहीं आए। अगली सुर्खी बेंगलुरु से। रेणुका स्वामी मर्डर केस में आरोपी कन्नड़ एक्टर दर्शन तुगुदीपा यहाँ की परपन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल में है और जेल से उसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। वायरल इन तस्वीरों में एक्टर जेल में दूसरे कैदियों के साथ लॉन में बैठकर मग में कॉफी और सिगरेट पीता दिख रहा है। साथ ही वो किसी से वीडियो कॉल पर भी बात कर रहा है। जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट का आरोप। फोटो वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने जेल के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया। 7 जेल कर्मियों को सस्पेंड किया। जेल अधीक्षक का तबादला कर दिया। डीजे कारागार ने जाँच के आदेश दिए। अब इस हत्याकांड के भी कुछ पहलू जान लेते हैं। जिस आदमी का रेणुका स्वामी का कत्ल हुआ वो असल में एक्टर दर्शन तुगुदीपा का फैन था। आरोप है कि फिर उसने दर्शन की दोस्त और एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा की अश्लील मैसेज करने शुरू कर दिए और उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट्स भी पोस्ट किए। वो लिख रहा था कि पवित्रा ने दर्शन और उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी के रिश्ते में दरार लाई। कथित तौर पर इन्हीं बातों पर विवाद बढ़ा और दर्शन ने रेणुका स्वामी की हत्या की साजिश रच डाली। अगली सुर्खी उत्तर प्रदेश से। आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिया एक बयान चर्चा में है। वो बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हुए हमलों का जिक्र कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा, बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे।
सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे, हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। योगी आदित्यनाथ आगरा में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर पहुंचे थे। दुर्गादास राठौड़ राजपूत योद्धा जिन्होंने औरंगजेब को चुनौती दी। अब योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा, दुनिया में किस देश के साथ कैसा संबंध रखना है ये काम प्रधानमंत्री का है। योगी आदित्यनाथ को कम से कम प्रधानमंत्री का रोल प्ले नहीं करना चाहिए। देखिए, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे। अगली सुर्खी भी यूपी से। 27 अगस्त को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। मायावती को एक बार फिर पार्टी अध्यक्ष चुना जा सकता है, पर इसके एक दिन पहले अफवाह फैली कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास लेने जा रही हैं। इसके बाद मायावती का ट्वीट आया और उन्होंने खबर का खंडन करते हुए लिखा, जब से पार्टी ने उनके अस्वस्थ विकट हालत के चलते आकाश आनंद को बसपा के उत्तराधिकारी के तौर पर आगे बढ़ाया, तब से वे इस तरह की अफवाहें प्रचारित की जा रही हैं। अगली पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मुझे राष्ट्रपति बनाए जाने की अफवाह भी उड़ाई गई, जबकि मान्यवर श्री काशीराम जी ने ऐसे ऑफर को ये कहकर ठुकरा दिया था कि राष्ट्रपति बनने का मतलब है सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना, जो पार्टी में उन्हें गवारा नहीं था। तो फिर उनकी शिष्या को ये स्वीकारना कैसे संभव होगा। एक और पोस्ट में उन्होंने गेस्ट हाउस कांड को लेकर सपा और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और लिखा, सपा जिसने 2 जून 1995 मुझ पर जानलेवा हमला कराया, तो इस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती है, जबकि उस दौरान केंद्र में रही कांग्रेस सरकार ने भी समय से अपना दायित्व नहीं निभाया था। अगली सुर्खी झारखंड से। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली के दौरे पर एक बार फिर से हैं। एक हफ्ते में दूसरी बार आए। अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हुई और इन्हें बल मिला असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में बीजेपी के प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान से। चंपई सोरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर है, उनका बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं लगते है। मैं तो चाहता हूं हेमंत सोरेन जी भी बीजेपी में आए। किस लिए? बीजेपी का मतलब क्या है? राष्ट्रभक्ति। बीजेपी ऐसा एक मंच है, मोदी जी का नेतृत्व में खुद हेमंत सोरेन जी भी है। पार्टी तोड़ने का क्या बात है? हम लोग मिल के काम करता हूँ, देश का ही काम करता हूँ। हिमंता ने चंपई को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर तो दिया ही, साथ में हेमंत सोरेन को भी बीजेपी ज्वाइन करने की पेशकश कर दी। चंपई सोरेन जेएमएम छोड़ने के संकेत भले दे चुके हों, लेकिन अभी भी हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर बने हुए हैं। आखिरी सुर्खी। एक्ट्रेस और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे प्रोटेस्ट की तुलना पिछले साल हुए किसान आंदोलन से की और कहा कि अगर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बनाया जाता। उन्होंने वहां पर रेप होने का भी इल्ज़ाम लगाया। साथ में इन सब के पीछे अमेरिकी साजिश का भी हवाला दिया। टेक्स्ट और वीडियो यानी अखबार और मीडिया को दिए इन इंटरव्यूज़ में कंगना अपनी फिल्म इमरजेंसी के प्रचार के बहाने समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय दे रही थी। उनकी राय सामने आई तो विपक्ष हमलावर हुआ। पंजाब के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका ने उनके खिलाफ एनएसए लगाने की मांग भी कर दी और कहा कि उन्होंने देश के किसानों को गाली दी। इस देश में, आजाद हिंदुस्तान में अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा पहले कभी नहीं कहा गया है। ये बीजेपी की सांसद हैं, नेतृत्व की बहुत चुनी हुई हैं और उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी ये कह के पलड़ा बिल्कुल नहीं झाड़ सकती है कि ये हमारा मत नहीं है, ये उनका वक्तव्य है। अगर कोई आपकी पार्टी में ऐसी कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति है तो उसको निकाल बाहर करिए। विवाद बढ़ा तो बीजेपी ने बाकायदा बयान जारी किया और लिखा कि कंगना ने जो कुछ भी कहा वो उनका निजी बयान है, पार्टी का इससे संबंध नहीं। यह भी लिखा कि कंगना को कहा गया है कि भविष्य में इस तरह के बयान न दें। राजनीतिक गलियारों में इसे कहा जाता है फटकार लगाना। आज का ललन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। पेट दर्द हुआ, गूगल बोला हो सकता है ये कैंसर है। सिर दर्द हुआ तो रील बोली पक्का ये डिप्रेशन है। सच है क्या? बात है सेहत की तो भरोसा कीजिए भरोसेमंद लोगों पर। आपको इंटरनेट के नीम हकीमों से बचाने, सच्ची बात बताने एक बार फिर दिल्ली में जम रहा है सेहत अड्डा। होंगे डॉक्टर्स, होंगे एक्सपर्ट्स और होगी सेहत की बातें तमाम। हंसी है सबसे बड़ी दवा, इसलिए आपको हंसाने का भी है इंतजाम। कार्यक्रम शुरू होगा 29 अगस्त सुबह 11 बजे से। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर क्लिक कीजिए और रहिए हेल्दी।
Sensodyne K presents Sehat Adda, co-powered by USP, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.